हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना सीएमए फाइनल पेपर नंबर 20 एसपीएम एंड बीवीएम का स्टडी नोट नंबर जो 2 है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। स्टडी नोट नंबर 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, और पेपर नंबर 19 का भी फुल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो चाहे तो आप देख सकते हैं। पूरा कोर्स कंटेंट अपलोडेड है पेपर नंबर 19 का। इसका भी मैं यानी पेपर नंबर 20 भी आई विल अपलोड ऑल द फुल लेक्चर्स। सो चलिए, पहला लेक्चर हमने फिनिश कर लिया था। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है, चैप्टर बड़ा इजी है। ओके 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 टुडे विल स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके ओके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी नोट नंबर 1 कंप्लीट किया था, इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे ये। I thought कि we have already started this lecture. No, but we have to start today itself. So yes, from today onward, we will start study note 2, performance evaluation and improvement tools. एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है, डेफिनेटली है। चैप्टर पूछोगे इजी है हार्ड है, चैप्टर बड़ा इजी है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेटली चैप्टर्स है। कंटेंट जो हम लोगों को पढ़ने हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड, डू पॉइंट एनालिसिस से ना एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े रहते हैं, 4-8 नंबर में रहते हैं इसके आने के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के। इजी है बिल्कुल, मतलब बहुत ही, आप इसको लगते हैं एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। बेंच मार्किंग, बेंच ट्रेंडिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये 3 टॉपिक तो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या कर पाएंगे, बट आज हम इन तीनों को तो टॉपिक को तो कवर कर लेंगे। इजी टॉपिक है, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है ये टॉपिक। पहला बैलेंस स्कोर कार्ड। ध्यान रखना, बैलेंस स्कोर कार्ड जो है ना, सिंपल सा है कि मान लीजिए हम लोग क्या है कि अपने गोल जो है वो एस्टेब्लाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम कि हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, क्या उनके अंदर कमियां रह गई हैं, उनको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। हर एक टीम का अपना अपना अलग काम होगा, हर टीम का अपना काम को पूरा करने का ऑब्जेक्टिव्स होगा। अगर सारी टीम इफेक्टिवली काम को पूरा कर देगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल जो है रिसीव हो जाएगा। पढ़ते हैं, कह रहा है बीएससी यानी बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ओके एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी को टाइम टू टाइम प्लानिंग करेगी, डेवलप करेगी, प्लानिंग करेगी उसको फिर इम्प्लीमेंट करेगी। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद देखेगी कि क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को सुधार करेगी, ठीक है ना, और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी करेगी। that help executive translate an organization mission statement and overall business strategy into specific qualifiable goals and monitor the organization performance in terms of these goals. BSC also align budget to strategy and help in developing the enterprise performance management system. Okay, enterprise की performance कैसी है, ठीक है या नहीं है। It set financial and non-financial measures relating to company's critical success factor. कंपनी की सक्सेस के लिए ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सारे चीजों को मेजर करती है। As a management tool, it help company to assess overall performance. सिंपल सी बात, अगर हम यहाँ से देखें तो समझ में आ जाएगा हमें। कह रहा है मैनेजमेंट टूल है जो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करता है, improve operational process and enable management to develop better plan for improvement. आगे देखना यहाँ पर द बीएससी ट्रांसलेट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात है, बैलेंस स्कोर कार्ड में हम ये देखते हैं, मैं आपको बताऊं टू बी ऑनेस्ट, कस्टमर हमारा क्या चाहता है हमसे। कस्टमर हमसे क्या चाहता है कि कस्टमर क्या चाहता है हमसे, कम कीमत का सामान हो, अच्छी क्वालिटी का सामान हो, ट्रांसपोर्ट मतलब हमें जो होम डिलीवरी मिल जाए, जो भी है, मतलब कहने का मतलब कि सही टाइम पर हमें मिल जाए, ट्रांसपोर्ट का बढ़िया फैसिलिटी। कस्टमर को यही चाहिए होता है। इन्वेस्टर्स क्या जानना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस का ग्रोथ क्या है, रिटर्न ठीक ठाक मिलेगी ना, हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो सेफ रहेगा ना, ये जानना चाहता है। ओके, सो अगला टॉपिक आ जाता है कि फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ बीएससी। क्वेश्चन में ध्यान रखना कि ना एक आंसर ना सिमिलर रहेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से बन सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ बीएससी बताइए, या क्वेश्चन बन सकता है, आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या बन सकता है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर बीएससी, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट अंडर बीएससी। आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, आंसर सिंपल रहेगा। 4 बीएससी में 4 पॉइंट्स आते हैं। एक होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, हाउ डू कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, ध्यान देखना। कस्टमर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हाउ डू कस्टमर सी अस, कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। एक कम कीमत का हम उसको सामान दे, अच्छी क्वालिटी का, डिलीवरी ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सामान आपके पास है टूट फूट आया है। कस्टमर सपोर्ट सेंटर,
कस्टमर सपोर्ट सेंटर यानी कस्टमर की आप हमेशा हेल्प करें, चाहे वो सामान खरीदने से पहले हो या चाहे सामान खरीदने के बाद उसको उस सामान से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप उसको रिजॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए आप क्या एग्जाम्पल है, बिग बास्केट से मान लीजिए मैंने सामान मंगाया ग्रोसरी का, ठीक है ना। सामान में 4 प्रोडक्ट मुझे कम निकले, मैंने मान ली 30 आइटम जो है वो मैंने परचेज किए, 4 आइटम कम है। मैंने कॉल किया, पहली बात तो जो उनका जो बंदा आता है वो खुद ही बता देता है कि 4 सामान कम है, आपका रिफंड आ जाएगा। अगर उसने मान लीजिए नहीं बताया और आपने जब चला गया और आपने चेक किया 4 आइटम कम निकले, तो आपने या तो कंप्लेन करी या फिर जो आपने कॉल करी तो वो आपका रिफंड जो है वापस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए सामान खरीदने के बाद आपको कॉल ही पिक ना करे, ऐसा आप नहीं होता, इतना टफ कॉम्पिटिशन है, चाहे आप ग्रोफर से खरीदो या ब्लिंकिट हो गया वो, आप बिग बास्केट खरीदो या फ्लिपकार्ट खरीदो, कुछ भी ऐसा हो। internal perspective, while we must excel at efficiency of manufacturing process, okay, so we have to work on manufacturing, we have to work on manufacturing process को बेहतर करने के लिए। और सेल पेनिट्रेशन, सिंपल सी बात है, सेल को भी ध्यान देखना चाहिए हमें। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, हम लोगों को नए प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन करना चाहिए। आप Xiaomi जो मोबाइल है MI का, उसको देख लीजिए आप, हर टाइम पीरियड, हर 1 महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में कभी Redmi Note 5, 10, 10A, 10 पता क्या क्या आई पता क्या क्या निकालता रहता है। तो यानी आपको टाइम टू टाइम क्या नए प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा, वरना आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। आपकी जो मैन पावर होना चाहिए वो स्किल्ड होना चाहिए। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका मैनेजमेंट जो है कितना ध्यान रखता है इस बात पर कि लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव कंटिन्यू चलना चाहिए। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देती रहती है। ट्रेनिंग देने का पर्पस उनका जो है, ट्रेनिंग देने का पर्पस जो है उनका यही रहता है कि भाई जो है टेक्नोलॉजी में आने वाले जो चेंजेस है उनसे कम से कम वो लोग क्या रहे, अपडेटेड रहे। कैन वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, वैल्यू अपने कस्टमर के लिए और समाज के लिए वैल्यू तभी क्रिएट कर पाएंगे हम लोग जो है क्या कर सकें, कंटिन्यू अपना इंप्रूवमेंट करते जाइए। तो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे हम इंडिविजुअल अपनी बात करें, अगर हमें वी हैव टू बिकम द सक्सेसफुल एंड वी यू कैन से वी नीड टू यू कैन से दैट, सो वी हैव टू इम्प्रूव ओके आवरसेल्फ आल्सो। टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसको लेकर चलना पड़ेगा। कॉस्ट लीडरशिप, आपको कॉस्ट भी देखना पड़ेगा भाई कि अपनी कॉस्ट पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आप यू कैन नॉट इंक्रीज योर प्राइस, ओके, यू हैव टू कंट्रोल योर कॉस्ट सो दैट योर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल आल्सो कंट्रोल एंड यू कैन compete in competitive world. Market leadership, you have to you need to more focus on the research and development so that you can sustain on market. Cost reduction, you have to try to you can say that at least reduce your cost, आपको कम से कम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, हाउ डू वी लुक फॉर शेयर होल्डर्स, ओके, शेयर होल्डर्स हमसे क्या चाहता है, उसको अच्छी खासी रिटर्न मिले, वही चाहता है भाई। आपकी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, ओके, आपकी मार्केट में आपका जो पोर्शन है, मार्केट का जो है आपका पोर्शन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक क्या आपको मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो ये है, मैं सिंपल सा बोल देना चाहता हूँ कि बीएससी में हम लोग 4 देखेंगे। कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर हमसे क्या चाहता है, इंटरनल पर्सपेक्टिव, हमें अपनी इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया या सेल प्रोसेस हो गया, डिलीवरी प्रोसेस हो गया, इन सबको और बेहतर करना चाहिए। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का मतलब हाउ यू कैन से शेयर होल्डर्स एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, सो वी हैव टू यू कैन से दैट दे आर एक्सपेक्टिंग गुड रिटर्न फ्रॉम अस। आ सकता है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट under BSc, answer will remain same, and perspective of BSc, the answer will remain the same. So now there is a अगला क्वेश्चन जो है, जो टॉपिक है इसका, स्टेप्स इन डेवलपिंग बीएससी, बीएससी की प्रोसेस से स्टेप्स बताइए आप। चलिए हम स्टेप भी देख लेते हैं। स्टेप्स इन बीएससी कह रहा है आइडेंटिफाई द की आउटकम टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को हम सक्सेस बोलेंगे, क्या वो अचीव कर ले, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, जिनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद वी कैन सी दैट यस दिस इज अ सक्सेसफुल, ओके। आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट लीड टू दोज आउटकम, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हमें क्या क्या जो है स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, ये दूसरा हमारा स्टेप है। पहले में हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें, दूसरे में उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए क्या स्टेप्स या क्या प्रोसेस को हमें फॉलो करना होगा। तीसरा है डेवलप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर दिस प्रोसेस, हमें अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाने होंगे कि जो प्रोसेस हम लोगों ने अपने गोल को अचीव करने के लिए एस्टेब्लिश करी है, सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं टाइम टू टाइम हमें उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा और रिव्यू भी करना पड़ेगा।
डेवलप रिलायबल डेटा कैप्चर एंड मेजरमेंट सिस्टम। इसको मैं सिंपल सा बोल दूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ईआरपी सिस्टम क्या है। ईआरपी सिस्टम बोले तो आपका सैप हो गया, टैली यूज कर रहे हो आप, ओरेकल यूज कर रहे हो, जो भी ये सॉफ्टवेयर है, इंटैक्ट यूज कर रहे हो, ये सॉफ्टवेयर है या बुक्स यूज कर रहे हो, सो आपका रिलायबल रिसोर्स होना चाहिए कि सारी जो है जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको प्रॉपरली आप रिकॉर्ड कर रहे हो। डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग दीज टू रेलिवेंट मैनेजर एंड स्टाफ। सिंपल सी बात है कि जो भी आप रिकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हो, जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप अपना जो है जो अपने अपर मैनेजमेंट है, अपना जो मैनेजर आपको, उनको क्या करो, आप इन्फॉर्म करो टाइमली। इनेक्ट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इंप्रूव। कहने का मतलब आपको टाइम टू टाइम अपनी स्टेप्स को, अपने प्रोसेस को रिव्यू करना पड़ेगा कि आपने ऑब्जेक्टिव्स को पाए हैं या नहीं पाए। अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं तो यू हैव टू वर्क, यू नीड टू इम्प्रूव दोज, you can say that shortcomings. So this is the steps in developing BSc. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऑब्जेक्टिव सेट करिए जिनको यहाँ पर आउटकम बोला गया है, आप प्रोसेस सेट करिए उन आउटकम को पाने के लिए। उसके बाद परफॉर्मेंस इंडिकेटर बताइए कि आपकी प्रोसेस फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद आपको अपना सिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा, लाइक सैप ईआरपी, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हो, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी काम कर रहा है उसको अपने जो है मैनेजर है, स्टाफ है, उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको टाइम टू टाइम अपने जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, टाइम टू टाइम उनको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर लगता है कि कहीं पर इंप्रूवमेंट अभी भी बची हुई है तो आपको डेफिनेटली उनमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या है और लिमिटेशन क्या है बीएससी। बीएससी की फुल फॉर्म बैलेंस स्कोर कार्ड। बेनिफिट, पहला बेनिफिट है कि इट अवॉइड मैनेजमेंट रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म। सिंपल सी बात है, हर एक व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वी नीड टू मोर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म। सो ये लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं, कस्टमर को अच्छी सेवा प्रोवाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं, बिजनेस पे ज्यादा फोकस रखते हैं, रिटर्न अच्छी आती है तो शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं, नए शेयर होल्डर्स भी। इट कैन सक्सेसफुली कम्युनिकेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टू फंक्शन हेड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सब यूनिट्स एंड फोर्सिंग देम टू डेवलप देयर ओन गोल्स टू अचीव द कॉर्पोरेट मिशन एंड गोल्स। सिंपल सी बात है, हम लोग अपने गोल, जिसको हमने आउटकम कहा था, वो एस्टेब्लिश कर देते हैं, सब लोगों को अपना अपना काम बांट देते हैं, और इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होती है, ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा सिंपल सी बात है, क्या नाम है उसका, टाइम टू टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रॉपर्ली। इट कैन असिस्ट स्टेक होल्डर इन इवैल्यूएटिंग फर्म्स इट मेजर्स आर कम्युनिकेटेड एक्सटर्नली। सिंपल सी बात है, स्टेक होल्डर्स पर भी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर दें ताकि वो अपने डिसीजन बनाए कि हमारे साथ बने रहना है या अपने शेयर्स को बेचना है उन लोगों ने। It helps in focusing the whole organization on the few key things related to create breakthrough performance। भाई सिंपल सी बात है, जो भी हम लोग काम करेंगे ना, जो भी प्रोसेस या स्टेप्स फॉलो करेंगे, टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, परफॉर्मेंस हमारी कहाँ जा रही है। कुछ अगर वीकनेस लगती है, लिमिटेशंस लगती है, कुछ शॉर्टकमिंग्स लगती है, तो उनको इंप्रूव कर लीजिएगा। जितनी जल्दी करोगे उतना बढ़िया रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। It helps to integrate various corporate program like re-engineering customer service initiative। टाइम टू टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो। मान लीजिए मतलब कुछ भी आप इनिशिएटिव ले सकते हो, अपनी ट्रेनिंग को एम्प्लॉयज दो, कस्टमर को कस्टमर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, तो अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हो जो आपकी बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो। It breaks down strategic measure toward lower levels so that unit manager, operation and employee can see what is required at their level to achieve excellent overall performance। कहने का मतलब सिंपल सा, काम को बांट दिया जाता है मैनेजर्स के अंडर। मैनेजर्स अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट जो एम्प्लॉई हैं उनको बांट देता है, और टाइम टू टाइम उनको रिव्यू करता है ताकि किसी के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन ना रहे। एम्प्लॉय भी बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है ना। इट हेल्प इन क्लैरिफाइंग एंड अपडेटिंग बजट। टाइम टू टाइम आपको क्लैरिफाई एंड अपडेट करना पड़ेगा बजट। और इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अलाइन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। आपको टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट which is different from your customer, okay? You need to provide something special, something different in comparison to your competitor, to your customer. If you do this, so definitely customer will attract you, definitely customer will retain you, and also you can say that you can say that they will also inform to their friends or their relatives who can also you can involve or purchase their product, okay? Your companies। It help in conduct a periodical performance review to learn about and improve strategy। ये सिंपल सा स्टेप है, आप periodically रिव्यू करोगे अपने काम को। उसके अलावा जो लगता है कि शॉर्ट कमिंग्स है उसको आप इंप्रूव करोगे ताकि वो शॉर्ट कमिंग्स, वो इश्यूज दोबारा फर्दर फ्यूचर में अकर ना हो। लिमिटेशन क्या है, देयर इज नो क्लियर रिलेशन बिटवीन शेयर होल्डर वैल्यू एंड बीएफसी। कई बार क्या है कि शेयर होल्डर्स को वो चीजें डिटेल्स नहीं मिल पाती जो उसको चाहिए होती है। इट डज नॉट लीड टू अ सिंगल एग्रीगेट समरी ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखना, ये ना काफी हिस्सों में ना फैला हुआ होता है कि हमारा पास बहुत सारा काम है, उसको हमने सीनियर मैनेजर के ऊपर, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए मैनेजर के ऊपर डाल दिया, उस मैनेजर के अंडर एक मैनेजर है, उस मैनेजर के अंडर मैनेजर है। तो कई बार क्या होता है कि काम का इतना फैलाव ही दिक्कत दे जाता है, कई बार ऐसा।
बट वैसे एक्चुअली में वैसे ही होता है और ठीक है, क्योंकि हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट फिर भी लिमिटेशन मांगा हुआ है। द मेजर्स में गिव कंफ्लिक्टिंग सिग्नल एंड कंफ्यूज मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है, इतना सारा लोगों तक बटा हुआ होता है चीजें, उससे कई बार क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है। इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल शिफ्ट इन कॉर्पोरेट कल्चर। ओके, कई बार क्या होता है कि कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ जो है वो झुकाव हो जाता है, और कई बार काम जो है डिले भी हो जाता है। ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। अगला पॉइंट है ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस करना, ये एक बार टेबल समझ लो, बड़ा आसान है ये। हाँ, 8 नंबर का ना एग्जाम में ना आ जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखना होगा क्या इसके अंदर। इसमें ना आपको ना कुछ डेटा दिया होगा, आपको कुछ रेशियोज निकालने होंगे, और आपको अपनी रिमार्क्स यानी कमेंट करना पड़ेगा उन की मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ठीक जा रही है, नहीं जा रही है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का आपको अलग अलग डेटा दिया होगा। आपको कुछ रेशियोज निकालने होंगे, उसके बाद आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। तो आपको क्या क्या दिया होगा, हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में प्रैक्टिकल के आने के चांसेस रहते हैं। आपको मान लीजिए इसमें 2012 13 का दिया है, 13 14 14 15 15 16, 1 2 3 4 सालों के हमको क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें नेट इनकम दिया होगा 4 सालों की, रेवेन्यू 4 सालों का दिया होगा, असेट दिया होगा, इक्विटी दिया होगा। ये 4 चीजें हमें दी हुई होंगी। तो ये हम लोगों ने नोट कर लिया। यहाँ पर हम रिमार्क लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, या इवेल्युएशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो इनमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हमें निकालना होगा, पहला हमारा रेशियो निकलेगा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होगा नेट इनकम डिवाइड में रेवेन्यू इनटू में 100। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका। तो 2012 में देखो हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, 22% था, फिर 24, 22 से 24 बढ़ा, 27 हो गया, फिर कम हो गया। तो हम बोलेंगे कि 2015-16 में हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो गया इन कंपैरिजन टू अदर पीरियड्स। लिखा भी है ड्रॉप इन प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग 15-16। कमेंट तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कॉपी करना है। सिंपल सा लग सकते हो, द प्रॉफिट मार्जिन इन द ईयर 2015-16 इज लोअर इन कंपैरिजन टू अदर प्रीवियस ईयर 2014-15, 13-14, 2012-13। उसके बाद अगला रेशियो निकालेंगे हम असेट टर्नओवर, रेवेन्यू डिवाइड में असेट्स। रेवेन्यू हमें दिया हुआ है, असेट्स हमें दिया हुआ है। ये निकालने के बाद हमारा आ गया 0.926। 12 में, 13 में 878, और क्या कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। कहने का मतलब ये कि 2012 से लेकर 15 तक कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं ये लोग, हमारा असेट टर्नओवर रेशियो कम हो रहा है। लोअर एफिशिएंसी सिंस 2012-13। ठीक है ना, तो 12-13 के कंपैरिजन में हर एक ईयर हमारा कम होते जा रहा है। 926 से 878, फिर 868, फिर 835। अब निकालना रिटर्न ऑन असेट। ये जो प्रॉफिट मार्जिन आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे असेट टर्नओवर से। ये हमारा आ रहा है 20.40, 21.24, और इतना सिंपल सी बात है। 12 में, 12 से 13 में बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर अचानक कम हो गया। 2015-16 में हमारा रिटर्न ऑन असेट परसेंटेज जो है वो कम हो गया। उसके बाद इक्विटी मल्टीप्लायर, असेट्स डिवाइड में इक्विटी 1.44, 1.41, 1.5, 1.35। यानी कहने का मतलब ये हमारा 2014-15 में तो बढ़ गया, हमारा जो है बढ़ गया, उसके अलावा 2015-16 में हमारा कम हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी, सिंपल सी बात है, ROA हमने जो निकाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विटी मल्टीप्लायर से। 29.6, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, 15-16 में ऑटोमेटिक कम हो गया। सो ड्यू पॉइंट एनालिसिस से ना ये सिंपल सा आएगा, आपको 2-3 सालों के दे दिया जाएगा, या 4 साल या 5 साल का। आपको रिमार्क में अपना कमेंट डालना पड़ेगा। नेट इनकम आपको दी होगी, रेवेन्यू आपको दिया होगा, असेट्स आपको दी होगी, इक्विटी। प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, नेट इनकम डिवाइड में रेवेन्यू, असेट टर्नओवर, रेवेन्यू डिवाइड में असेट्स, रिटर्न ऑन असेट्स, प्रॉफिट मार्जिन इनटू में असेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर, असेट डिवाइड में इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROA इनटू में इक्विटी मल्टीप्लायर। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ज्यादा टफ है नहीं, बस कमेंट डालना है आपको। और 8 नंबर इसमें फ्री के होते हैं मेरे हिसाब से, तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, बट हो जाएगा, आप कैलकुलेटर से करोगे, इतना ज्यादा टेक्निकली नहीं है। 8 नंबर फ्री के होते हैं। आई थिंक मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, और मैंने हो सकता है शायद सबसे पहले यही किया हो कि बहुत ही ईजी आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसको तो। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक देख लेते हैं हम, बेंच मार्किंग एंड बेंच ट्रेंडिंग। कह रहा है बेंच मार्किंग ट्रेडिशनली कंट्रोल इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट विद एन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड और टारगेट। द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग टारगेट यूजिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज नोन एज बेंच मार्किंग। कहने का मतलब ये है, हम लोग बेंच मार्किंग में अपने टारगेट सेट करते हैं, उन टारगेट को अचीव करने के लिए वी पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स, एंड व्हेनेवर वी रिसीव आवर एक्चुअल एफर्ट, then we comparison with our actual result with the standard one, and if there is a variation, we will you can say that analyze the reason of variances.
हम लोग अपने टारगेट सेट करते हैं, एक्चुअल को पाने की मेहनत करते हैं, जब एक्चुअल हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं, उन एक्चुअल रिजल्ट को हम अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपैरिजन करते हैं, वेरिएंस आते हैं, वेरिएंस का हम पता लगाते हैं कि क्या रीजन है, ताकि दोबारा ऐसे वेरिएंसेस हमारे पास नहीं आए। ये हमारी प्रोसेस होती है बेंचमार्किंग की। कहते हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग टारगेट, हम टारगेट सेट करते हैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के थ्रू, इज नोन एज बेंचमार्किंग, और फिर हम एक्चुअल आने के बाद कंपैरिजन करते हैं, वेरिएंस होता है उनका हम पता लगाते हैं। Benchmarking is the establishment through data gathering of target and comparatives with which performance is sought to be assessed. फिर हमें अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कहाँ पर हमें कमियां रह गई हैं। After examining the firm present position, benchmarking may provide a basis for establishing better standard of performance. It focus on improvement in key areas and sets target which are challenging, but हम लोग अपने टारगेट सेट करते हैं। और ठीक है, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग देख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला है प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, जिसको हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, थर्ड वन प्रोसेस बेंचमार्किंग, उसके बाद इंटरनल बेंचमार्किंग, फिर है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, फिर है ग्लोबल बेंचमार्किंग। सारे इजी हैं, इतना टेक्निकली नहीं है। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग में हम लोग क्या करते हैं भैया, अपने जो कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो, इट इज एन ओल्ड एज प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिवर्स इंजीनियरिंग। एवरी ऑर्गेनाइजेशन बाय इट्स राइवल प्रोडक्ट, यानी अपना जो कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट को बाय करती है, टीयर डाउन टू फाइंड आउट हाउ द फीचर एंड परफॉर्मेंस एटसेट्रा। वो क्या करती है, उसके प्रोडक्ट को खरीदती है, तो देखती है कि उसके प्रोडक्ट में मतलब क्या क्या चीजें हैं, मतलब उसको थोड़ी बहुत कॉपी करने की कोशिश करती है कि क्या हम उससे ले सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट से कंपेयर करती है। दिस कुड बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंप्रूवमेंट। ओके भाई, उसको लगता है कि भाई अगर हमारा कॉम्पिटिटर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हम उसके प्रोडक्ट को खुद ही खरीद लेते हैं, और खुद हम उसको देखते हैं क्या हमारे अंदर कमियां हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ता जा रहा है। कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग जो होता है ना, वो प्रोडक्ट, इसमें पहले में हमने केवल प्रोडक्ट को देखा था, एनालाइज किया था। इसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं भाई उनकी फाइनेंस की टीम कैसी है, एचआर की टीम कैसी है, कौन से सॉफ्टवेयर वो यूज करते हैं, क्या प्रोसेस को वो फॉलो करते हैं, है ना, ताकि तो इसमें क्या है कि हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को ही की कॉपी करते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल में, तो उसकी टीम देखते हैं, उनकी क्या क्या वो रूटीन फॉलो करते हैं। दिस हैज मूव्ड बियॉन्ड प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपैरिजन। अब इससे थोड़ा अगला स्टेप आ जाता है ये, टू इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ प्रोसेस विद दोज ऑफ कॉम्पिटिटर। इन दिस द प्रोसेस शुड इंक्लूड कि फाइनेंस की टीम कैसी है, मार्केटिंग की टीम कैसी है, एचआर के आरएडी की टीम क्या करती है उसका, तो मतलब पूरा कॉपी करने की कोशिश नहीं करते, बट एनालाइज करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उन पर काम इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस बेंचमार्किंग का मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ना कोशिश करती है कि उसकी प्रोसेस ना इतनी स्मूथ हो, प्रोडक्ट को रिसर्च करने से लेकर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के बाद उसको फर्दर उसके कोई सपोर्ट तक, जो भी सर्विसेज है, यदि प्रॉपर सर्विस, ये होती है हमारी प्रोसेस बेंचमार्किंग। एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट मान लीजिए, फ्लिपकार्ट कस्टमर ने ऑर्डर किया, कस्टमर को अगर कोई इशू है तब उनके रिप्रेजेंटेटिव हेल्प करेंगे, और कस्टमर के पास स्मूथली फ्लिपकार्ट से सामान आ गया। ओके, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट में अगर दिक्कत होती है, रिफंड से रिलेटेड कुछ भी इशू होता है, आपको रिटर्न करना है, तो सारे में आपको हेल्प करा जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम प्रोसेस इंजीनियरिंग। उसके बाद है इंटरनल इंजीनियरिंग। इंटरनल में क्या होता है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ एनालाइज करते हैं और चेंजेस करने हैं। is an application of process benchmarking within an organization by comparing the performance of similar business units or business process। हमारे अंदर ही हम लोग जो हमारी यूनिट्स होती है ना, उनकी कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, 3 अच्छा काम नहीं कर रहे, एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो अच्छा काम कर रहा है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसकी अच्छी चीजों को लेते हैं बाकी के 3 डिपार्टमेंट में, ताकि वो भी अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए। Strategic benchmarking differ from operational benchmarking in its scope. It helps to develop a vision of the change organization. It will develop core competency that will help sustain competitive advantage. You can हम लोग क्या है, इतना competitive world है, उसमें survive करने के लिए we you can say that we have to work different in comparison to our you can say that competitor to see the change environment or change technology. ग्लोबल बेंचमार्किंग का मतलब सिंपल सी बात है, ग्लोबल बेंचमार्किंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो अगर हमें मान ले कि कोई फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लाइक ओयो या जोमेटो ले सकते हैं हम लोग। अभी इंडिया के लेवल पे काम कर रहे हैं, मान लो उन लोगों को बाहर जाना है, तो उनको वो कई बार क्या करते हैं, बाहर की जो कंपनी होती है ना, उसी के साथ अपना टाई अप कर लेते हैं, उसी के साथ अपना टाई अप कर लेते हैं, और ग्लोबल लेवल पर भी अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बेंचमार्किंग की प्रोसेस की स्टेप्स क्या है या प्रोसेस क्या है, बड़े सिंपल है। सबसे पहला प्लानिंग करना, हम लोग प्लानिंग करेंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंटरनल सारे सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एनालाइजिंग ऑफ द फाइंडिंग ऑन बेस्ड कलेक्टेड डेटा इन स्टेज 2, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसके बेस पर हम एनालाइज करेंगे।
और फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके बेस पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और टाइम टू टाइम हम उसको मॉनिटर और रिव्यू करेंगे और जो कोई भी हमें और चेंजेस लेने होंगे वो चेंजेस लेंगे। पहले आप प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम डेटा क्या नाम है उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे उस डेटा को, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और टाइम टाइम मॉनिटर और रिव्यू करेंगे। प्लानिंग में हम लोग के स्टेप्स होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बेंचमार्किंग गोल स्टेटमेंट, हमारे गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस, क्या हमारे लिए बेस्ट है उसको एनालाइज करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बेंचमार्किंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम, हमें अब टीम की जरूरत होगी, डिफाइनिंग द रेलेवेंट बेंचमार्किंग मेजर, ओके किसको क्या काम करना है, क्या प्रोसेस है, और एक बेंचमार्किंग एक बेंचमार्किंग मेजरमेंट रख देंगे कि ये अचीव करने पर हम मानेंगे कि हमने अपने गोल को अचीव कर लिया, उस टीम ने, उस एम्प्लॉय ने, उस रिस्पेक्टिव बंदे ने। अब हम देख लेते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ बेंचमार्किंग। Commitment: senior manager should support benchmarking fully and must be committed to continuous improvement। कहने का मतलब ये है कि भाई एक दूसरे का हर एक डिपार्टमेंट हो गया, हर एक टीम हो गया, सपोर्ट करना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली हम लोगों को क्या करना चाहिए, बेंचमार्किंग के अंतर्गत अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें ना कि अपने ऑब्जेक्टिव्स की क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स की हम लोगों को क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट स्कोप: the scope of work should be appropriate in the light of the objective, resource, time available and the experience level of those involved. Appropriate scope: the scope of work should be appropriate in the light of the objective, resources. Appropriate scope का मतलब कि हमारे अंदर क्या है कि अगर हमें लगता है कोई स्कोप बचा हुआ है कि हमें और इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, अपनी इंप्रूवमेंट को कंटिन्यूअसली रखनी चाहिए। रिसोर्सेज: सफिशिएंट रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल टू कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन द रिक्वायर्ड टाइम स्केल, यानी काम करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ भी होना चाहिए, यानी बंदे भी होने चाहिए। स्किल: बेंचमार्किंग टीम शुड हैव एप्रोप्रिएट स्किल्स, जो आपके पास स्टाफ है, जो एम्प्लॉय आपके पास है, जो लगे हुए, वो रेलिवेंट स्किल होना चाहिए उनको उस काम को करने के लिए। कम्युनिकेशन: stakeholder and also staff and their representative are to be kept informed of the reason for benchmarking, okay properly communication होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन हर एक बंदे के पास। डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेंचमार्किंग: इतनी सारी स्टेप्स होती है, इतनी सारी प्रोसेस होती है, कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट: कई बार जो सीनियर मैनेजर होते हैं वो अपने बंदे को सपोर्ट नहीं कर पाते और कई बार एक ही टीम दूसरी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाती है। रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय: कई बार एम्प्लॉय जो है वो काम करने मतलब चीजों को इंप्लीमेंट करने से, इंप्रूवमेंट करने से कई बार आनाकानी करता है। पेपर गोल्स: ज्यादातर ये पेपर वर्क होने के कारण कई बार करता है, बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पेपर वर्क में लगे रह जाते हैं और काम अब हो ही नहीं पाएगा। कॉपी पेस्ट एटीट्यूड: कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय हो गए या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार अब लोग क्या करते हैं कि दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को, ये भी गलत है। अब है बेंच ट्रेंडिंग एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम बेंचमार्किंग: continuous monitoring of specific process performance with a selected group of benchmarking is a systematic and continuous measurement process of comparing through measuring and organization business process against business leaders anywhere in the world to gain information that will be organization taken action to improve its performance. The continuous organization the best in the world our goals and objective सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं जो बेस्ट होता है इंडस्ट्री में और उससे जो भी चीजें हो सकती है सीखने वाली जो हम लोग अपने में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और पूरी तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं। Benchmarking is the process of comparing the cost, time or quality of that one organization does against what another organization does. Okay, हम लोग कंपैरिजन करते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। This result is often business case for making changes in order to make improvement. Okay, आप चेंजेस लिखते हो रेलिवेंट इंप्रूवमेंट करने के पर्पस से। Benchmarking is a powerful management tool because it overcome paradigm business paradigm ठीक है, इतना ज्यादा नहीं, इसका भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज: कहां पर आपके जो इश्यूज आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई अदर इंडस्ट्री दैट हैव सिमिलर प्रोसेस, ओके उन इंडस्ट्रीज को देखिए जिनकी सिमिलर प्रोसेस है। आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लीडर इन द एरिया, ओके आपके ही फील्ड में जो लीडर है उनको देखिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए, आपको लगता है उनकी कुछ चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए तो कोई बुराई नहीं है इसमें। सर्वे कंपनीज फॉर मीजर एंड प्रैक्टिस: आपको टाइम टू टाइम सर्वे करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए अपने प्रोसेस को। विजिट द बेस्ट प्रैक्टिस कंपनीज टू आइडेंटिफाई लीडिंग एज प्रैक्टिसेस, ओके जो आपकी इंडस्ट्री की टॉप लीडर है ना उसको देखना चाहिए कि क्या आप उनसे चीजें सीख सकते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंप्लीमेंट न्यू एंड इंप्रूव विद इन प्रैक्टिस, कहने का मतलब अगर आपको लगता है कि टाइम के साथ साथ आपको कुछ नई चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, कुछ चीजों को चेंजेस करना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली उन चीजों को चेंजेस करना चाहिए। तो आज का लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया, हम एक लोग देख लेते हैं।
स्टडी नोट नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना स्टडी नोट नंबर 2, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट टूल्स। बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में पढ़ा। 4 पॉइंट्स होते हैं इसमें, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और वी कैन से लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप्स देखे इन डेवलपिंग बीएससी। उसके बाद मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन आ जाए या जो भी आ जाए एक ही आंसर रहेगा, 4 पॉइंट्स। बेनिफिट एंड लिमिटेशंस ऑफ वीएफसी बीएससी। ड्यू पॉइंट एनालिसिस से रिलेटेड मैंने कहा था क्वेश्चन आ सकता है। आपको 4 चीजें दी होंगी, नेट इनकम दिया होगा, रेवेन्यू दिया होगा, असेट दिया होगा, इक्विटी दिया होगा और आपको 4 सालों का डेटा दिया होगा। आप उनको कुछ रेशियोज निकालने होंगे और अपनी कमेंट देना पड़ेगा आपको। एग्जाम 4 से 8 नंबर का आ सकता है, 4, 6, 8। 8 के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके देखो ये कितने हैं, 4 रेशियोज हैं, 2 नंबर का 1 रेशियो, तो 4 दूनी 8। 8 नंबर के 100% ये 8 नंबर तो कम आएगा ही नहीं। बेंचमार्किंग पढ़ा, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग पढ़ा हम लोगों ने, उसके स्टेप्स पढ़े हम लोगों ने, 5 स्टेप्स है उसके। और प्रीरिक्विजिट बेंचमार्किंग पढ़ा हमने, डिफिकल्टीज पढ़ी क्या है और बेंच ट्रेंडिंग और ये जो पॉइंट्स है हमें क्या क्या इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज यू कैन से दैट ऑल अबाउट आज टुडेज लेक्चर। स्टिल यू किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक में समझ में नहीं आता यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन हेल्प यू। और सो अगेन वी विल मीट to continue study note number with new lecture. So this is all about from my side. So bye guys.